नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर आप सबका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर आपके सामने मेवाड़ इतिहास के भाग नंबर 9 को लेकर, जो भी मेरे दोस्त वंचित रह गए हैं, जो भी दोस्त नए हैं, तो वो टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल को ओपन करें और प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर मेरे 8 वीडियो पड़े हैं, उनको देखें, अच्छे नोट्स बनाएं और जैसे ही मेवाड़ इतिहास कंप्लीट होगा आपके लिए प्रश्न पत्र सामने रहेंगे, अति इम्पोर्टेंट। आ जाओ दोस्तों, आज हम पढ़ रहे थे कुंभा की स्थापत्य कला और उसी कुंभा की स्थापत्य कला को हम आगे करते हैं। कौन सी स्थापत्य कला थी और इसी स्थापत्य कला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले हम एक लेखक को पढ़ते हैं, कवि को पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? कवि श्यामल दास। क्या नाम है दोस्तों? कवि श्यामल दास। और कवि श्यामल दास की थोड़ी सी बात ध्यान रखिए। कवि श्यामल दास कट्ठे को बस इतनी ध्यान रखिए, बाकी आप अपने आप पढ़ लेंगे आगे। कवि श्यामल दास कहाँ का था? छिलवाड़ा। और छिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए थी। छिलवाड़ा को हो, छिलवाड़ा पड़े भीलवाड़ा के अंदर। आगे आ जाओ। क्या लिखता है? इसकी किताब कौन सी है उसको याद रखना। इसकी किताब है दोस्तों वीर और विनोद। कौन सी है? वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक में इन्होंने कुछ बातें लिखी है। वो बातें क्या है? मेवाड़ के बारे में लिखी है कि जो आपका मेवाड़ है, इस मेवाड़ में कुल दुर्गों की संख्या बताइए और कहा है कि कुल दुर्ग इसमें कितने हैं? 84 बताए हैं। कितने? 84। जिसमें से कुंभा द्वारा निर्मित भी कुछ बताए हैं और उसमें कहा है कि कुंभा के द्वारा निर्मित इसमें दुर्ग जो है वो कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कितने बताए हैं दोस्तों? वो बताए हैं 32। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों आपकी। देखो, कवि श्यामल दास के बारे में पढ़ा, अति इंपॉर्टेंट छिलवाड़ा पढ़ा, किताब बहुत अच्छी है, वीर विनोद है। और मेवाड़ में कुल दुर्गों की संख्या 84 बताई है और कुंभा द्वारा निर्मित कितने बताए गए हैं दोस्तों? 32। अब एक बात ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो। भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है? तो जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। भारत में ज्यादा दुर्ग, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कौन से हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और उसके बाद कहां आता है? मध्य प्रदेश का नंबर आता है। और मध्य प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो राजस्थान का आता है। कौन सा आता है? राजस्थान का। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। राजस्थान का दुर्गों में कौन सा नंबर है दोस्तों? तीसरा। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। राजस्थान में कुल दुर्ग कितने हो सकते हैं दोस्त? जल्दी से काउंट करके बताना। 250 से भी ज़्यादा है। 250 से ज़्यादा दुर्ग है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी बताइए। जयपुर के अंदर लगभग 86 दुर्ग जयपुर के अंदर आपको मिलेंगे। और इनकम की दृष्टि से जहाँ पुलिस तैनात है और पर्यटक आय सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती है, एलिफेंट सवारी है, वो भी आमेरी है जयपुर में। इसके अलावा दोस्तों एक बात आती है जोधपुर में दुर्गों की संख्या। तो याद रखना, जोधपुर में कुल दुर्गों की संख्या आती है लगभग 36 आती है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखो, हमने बात पढ़ ली कि इस प्रकार कुंभा के बारे में कवि श्यामल दास जी एक बात लिख देते हैं। आगे देखो, आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हमने स्थापत्य कला में अभी एक दुर्ग पढ़ा है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़, जिसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, एक ट्रिक याद रखना कि अब लिखूं मैं चाहे मैं अब लिखूं, एक ही बात है। अब एक ही बात है। अब क्या पढ़ेंगे? आत्मा पढ़ेंगे, माँ पढ़ेंगे। और किसकी आत्मा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे कुंभा की आत्मा। कुंभा की आत्मा। देखो दोस्तों, ट्रिक किसी मैटर को लंबा ले जाने के लिए नहीं है, लेकिन हमें इतना अनुभव जरूर है, ट्रिक आपका बहुत बड़ा माध्यम है। कहीं भी आप बैठो तो कोई पूछे अब क्या करना है, तो याद रखना अब कुंभा की आत्मा को पढ़ना है। बस ट्रिक याद, सारा कुछ याद। ऐप पर क्या है देखो, सीधा सा है अचलगढ़, बस कुछ नहीं करना।
व्यापर कौन सा है, याद रखना है कौन सा, बाणासुर, बस जिसे बयाना कहते हैं। लो जी, बयाना कहते हैं, जिसका नाम बयाना है। आगे व्यापर कौन सा है, बोमट दुर्ग। लो जी, कुछ नहीं करना दोस्तों, ट्रिक के आगे जोड़ते जाना है। यहाँ पर कौन सा है, आ पर है अहुआ दुर्ग। लो, अहुआ का दुर्ग, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तय पर कौन सा है, तनोट दुर्ग। और मैं पर कौन सा है, मंडोर दुर्ग। और कुंभल से क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभल और गढ़। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में रखो इसको, बी में रखो, सी, डी और ई, एफ और जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नहीं है तो देखो, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अचलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये अचलगढ़ दुर्ग। और इसी दुर्ग के अंदर मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, वो बातें क्या थी उस पर गौर देना। एक तो मैंने बताई थी कि यहाँ पर सावन भादो झील है। कौन सी दोस्तों, सावन और भादो झील है। इस झील में क्या है, इस झील में एक कुंभा और एक कुंभा का पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, उदा। इन दोनों की प्रतिमाएं सावन भादो झील के अंदर कुंभा और उदय सिंह की, कुंभा और उदा की क्या है, उदयकरण की मूर्तियां हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर दूसरी क्या है, यहाँ पर है अचलेश्वर मंदिर है। अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना अचलेश्वर मंदिर को, इसी दुर्ग के अंदर। और इसमें क्या है, तो याद रखना दोस्तों, इसमें है भंवराथल। क्या है, भंवराथल, अति इंपॉर्टेंट है ये भंवराथल। भंवर मधुमक्खियां होती है बड़ी बड़ी। आपको पता होगा कि M.K. फर्स्ट जो था, महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा का आक्रमणकारी, उसने अचलगढ़ पर आक्रमण किया। और जब अचलगढ़ पर आक्रमण किया उसने, तो क्या हुआ था सोचो, इन्हीं भंवर मधुमक्खियों ने उस पर अटैक किया था, वही बात है। इसके अलावा क्या है गुरुजी, याद रखिए, ओखा रानी को महल है। किसकी रानी है, रानी ओखियों लागरी, ओखा रानी का महल है। और क्या है गुरुजी, और है कपूर सागर तालाब है। कौन सा, कपूर सागर तालाब भी यहीं पर है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात मैंने बताई थी कि इसका निर्माण करवाया था परमारों ने। किसने करवाया था दोस्तों, परमारों ने करवाया था। लेकिन कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। कुंभा ने क्या करवाया था, पुनः निर्माण कब करवाया था, 1452 में करवाया था, अपने समय काल के अंदर करवाया था दोस्तों। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए। तो ये था अचलगढ़ दोस्तों। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की आंख। अब आगे आ जाओ, बाणासुर क्या है। एक पहाड़ी पड़ती है, उसका नाम है दमदमा। कहाँ पड़ती है गुरुजी, दमदमा पहाड़ी पड़ती है भरतपुर के अंदर, याद रखा। कटपड़ है बाणा, दमदमा पहाड़ी भरतपुर के अंदर। ये दमदमा पहाड़ी है और इसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग को जो बनाया था उसका नाम क्या है, समुद्र गुप्त है दोस्तों। किसने बनाया, समुद्र गुप्त ने बनाया। और समुद्र गुप्त का यहाँ पर भीमलाट नाम से विजय स्तंभ है। कौन सा है, भीमलाट नाम से क्या है, स्तंभ है दोस्तों, विजय स्तंभ नहीं, स्तंभ है। भीमलाट नाम से जो स्तंभ है वो राज्य का पहला स्तंभ है दोस्तों, बाणासुर किले के अंदर है। इसी बाणासुर किले का उपनाम क्या है, बादशाह दुर्ग। बादशाह दुर्ग, इसी दुर्ग को कहते हैं, इसी दुर्ग को बाणासुर दुर्ग कहते हैं, इसी को बयाना दुर्ग कहते हैं। और ये हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे बै पर कौन सा है, बसंती दुर्ग। बै पर एक और आता है, कौन सा, बसंती दुर्ग। आपको पता होगा कि शेषमल को पराजित किया था नारसिंह डोडिया जी ने, और शेषमल आबू के थे। बिन पराजित कर गैर बसंती दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग बनवायो। बनवायो कौन बनवायो, बनवायो। आगे आ जाओ, अब आ जाओ बोमट पर। एक तो ये है दोस्तों बोमट दुर्ग। एक इन्हें ध्यान रखिए, बोमट क्या है, बोमट क्या है, ताकि थान पतो चाले बोमट क्या है। एक बोमट दुर्ग याद रखिए, एक बोमट क्या है ये ध्यान रखना। अब देखो बोमट दुर्ग के बारे में, भीलों को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर ये दुर्ग बनाया गया था। किनको, भीलों को नियंत्रण में करने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। भीलों को नियंत्रण में करने के लिए दुर्ग बना था। अगला, बोमट है क्या,
भोमट है, ये तो है बांसवाड़ा, देखो ये, और ये यहां पड़ता है डूंगरपुर। ये जो बीच का क्षेत्र है ना, यही भोमट है। बीच का क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? भोमट। लेकिन एक बात थे ध्यान रखा कि ये जो भोमट है ना, बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन का नाम जब भी पूछे तो याद रखना, क्या नाम था? भोमट भील आंदोलन। कौन सा? भोमट भील और आंदोलन, ये यहां पर हुआ था, भोमट भील आंदोलन हुआ था। अब आपसे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो भोमट भील आंदोलन है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे? तो याद रखना, उसी, बाडू, उसी, डूबा, उसी को डूबा या उसी, बाडू। ऊपर उदयपुर इसमें था, इस क्षेत्रों में ये आंदोलन हुआ था। सी पर कौन सा? सी मात्रा छोटी आएगी दोस्तों। सी पर कौन सा है? सिरोही है, लो जी। और बा पर कौन सा है? बांसवाड़ा है, लो दोस्तों। और डू से क्या है? डूंगरपुर, लो दोस्तों। ये क्षेत्र था भोमट भील आंदोलन के अंदर। भोमट क्षेत्र हमने देखा, भोमट भील आंदोलन हमने देखा। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न है मेरा कि जल्दी से कमेंट करके बताइए, भोमट भील आंदोलन का उपनाम क्या है? आप पाएंगे एक के बारे में पढ़ लाग रहा, किंग बारे में, भोमट भील एक के बारे में पढ़ा। एक है, एक की आंदोलन था इसका उपनाम। क्या नाम था? एक की आंदोलन इसका उपनाम था। एक को याद रहा क्या? 21 कद हो शुरू? 1921 न हो। और 21 को याद रहा क्या? आखा तीज। एवं के याद रहा क्या? आखा तृतीया। लो दोस्तों, आखा तीज कद शुरू हो? आखा तीज ने 1921 ने हो। कट्ठों शुरू हो, याद रखा, मातृ कुंडिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर, यहां से शुरू हुआ। मातृ कुंडिया से आका तृतीया को शुरू हुआ 1921 में, एक ही आंदोलन हुआ। और इसमें दो जनजातियां थी, एक जनजाति का नाम क्या था? भील, और एक का नाम क्या था दोस्तों? ग्रासिया। ग्रासिया सबसे ज़्यादा, ग्रासियों की नगरी सिरोही है, और भीलों की नगरी दोस्तों कौन सा है? उदयपुर है। आदिवासियों की नगरी दोस्तों कौन सा है? बारां है। बारां नहीं दोस्तों, जल्दी बताओ। आदिवासियों की नगरी, बांसवाड़ा को आदिवासियों की नगरी, दक्षिणी राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, उसी बांसवाड़ा को कहते हैं। तो यहां तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। भोमट भील आंदोलन ही हमने देखा कि भोमट क्या था, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था, तो नोट्स बनाते जाना। अब एक चीज ध्यान आ, क्या? आखा तीज। आखा तीज कद आवे? तो याद रखा, आ आवेगी वैसाख ने, और वैसाख ने कद आवेगी? शुक्ल पक्ष को आवेगी। पहलो पक्ष अंधेर पक्ष हुआ, दूसरो पक्ष शुक्ल पक्ष हुआ। पक्ष का अर्थ है पखवाड़ा, और पखवाड़ा होता है 15 दिनों का, तो हिंदी माह होता है 30 दिनों का। तो वैसाखी शुक्ल पक्ष, इन दिन के हुई बीकानेर की स्थापना हुई। वही दिन है कि इसी दिन, मैं बीकानेर से हूँ दोस्तों, तो इसी दिन हम बीकानेर में क्या मनाते हैं? स्थापना मनाते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि आका तीज के दिन हमारे बीकानेर जिले की स्थापना हुई। आपको गर्व होना चाहिए कि ये कहाँ हुई थी, स्थान जल्दी से बताओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आते हो, बड़ा प्रेम है आपका, स्नेह ऐसे ही बना रहे। जल्दी से कमेंट ये भी करो कि बीकानेर राज्य की स्थापना कौन से स्थान पर हुई थी। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, राती घाटी में हुई थी। फिर आप याद रखना, ये एक लिस्ट बता रहा हूं, मैं हमेशा लिस्ट बताता रहूंगा दोस्तों आपको। राती घाटी में। दूसरी है दोस्तों जोधपुर की स्थापना। तो जल्दी से बताइए जोधपुर की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी पांचोटिया नामक स्थान पर। तीसरा है उदयपुर की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों घुणी नाम के स्थान पर हुई थी। और चौथा है दोस्तों जयपुर, और जयपुर की स्थापना हुई थी जोरावर गेट पर। कौन से गेट पर दोस्तों? जोरावर गेट पर हुई थी। तो राती घाट
बीकानेर की स्थापना हुई थी राती घाटी नामक स्थान पर, ये रहा। और जोधपुर की स्थापना हुई थी पांचोटिया पहाड़ी पर, आज वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, वहीं पर हुई थी। उदयपुर की स्थापना धूणी नाम के स्थान पर हुई थी और जयपुर की स्थापना जोरावर नाम के गेट पर हुई थी। तो दोस्तों इन लिस्टों को एक तरफ रखा करो और आपको बहुत आसानी से इतिहास याद होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इतिहास के अंदर थोड़ा तालमेल ही बिठा लो, बस थोड़ा सा तालमेल बिठा लो। तो उतार लिया होगा आपने, मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। आगे जो निर्माण हुआ है वो औवा का हुआ है। किस ध्रुव का हुआ दोस्तों? औवा का। लो जी दोस्तों, औवा, और ये औवा कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। आ जाते हैं औवा के अंदर। फिर 1857 की क्रांति का बिगुलम यहीं पर देखते हैं, और ये कौन सा है आपका? औवा। और औवा कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। औवा के अंदर एक यहाँ का एक जागीरदार आता है, ठाकुर आता है, उसका नाम क्या है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। और ये कुशाल सिंह चंपावत कौन थे? ये थे क्रांति में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा, और पाली के थे ये, और पाली के ही ठाकुर थे। और इनकी यहाँ पर एक कुलदेवी थी, उसका नाम था सुगाली माता। कौन सी थी दोस्तों? सुगाली माता। और इसका नाम सुगाली क्यों पड़ा? तो याद रखना, ये 54 हाथों वाली और 10 शीश की देवी थी। सुगली देवी वही होती है जिसके 10-10 सिर हो और क्या हो? 54 हाथ हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो ये अपने पढ़ा औवा का, और औवा की क्रांति जो है वो पाली में होती है, और क्रांति के अंदर औवा को फिर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं तनोट के बारे में। ये रहा तनोट दुर्ग। तनोट दुर्ग जो हमारा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है जैसलमेर के अंदर। और याद रखना, जैसलमेर तनोट क्यों प्रसिद्ध है? तो सन 1967 की बात है, सन 1965 की बात है, 1965 की बात है कि भारत और पाक के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है। उस संघर्ष के अंदर तनोट की एक देवी थी, उसे तनोट माता कहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर जितने भी गोला बारूद आए थे उन्हें मिस कर दिए थे, इसीलिए इसे रुमालों की देवी कहते हैं। कौन सी देवी दोस्तों? रुमालों की देवी। और यहाँ पर रुमाल जो चढ़ता है वो गुलाबी रंग का रुमाल चढ़ता है, क्योंकि उस समय ये जो जैसलमेर का क्षेत्र था, यहाँ पर जितने भी पुलिस थे वो पुलिस लोगों ने काम किया कि तनोट के आसपास एक भी गोला बारूद फूटा नहीं। तो यहाँ जितने भी पुलिस थे इसके मंदिर के अंदर आ गए, और एक पुलिस के पास में गुलाबी रंग का रुमाल था, और उसने विनती की, है देवी, आज हम यदि जीत जाएं तो आपके गुलाबी रंग का रुमाल जो है ये भेंट कर देंगे। उसी दिन के बाद गुलाबी रंग का रुमाल देवी को चढ़ने लग गया। तो गुलाबी रंगों वाली देवी तनोट माता, इसे क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं दोस्तों। थार की वैष्णो देवी भी यही है। तो इसको भी जल्दी से उतारें। उतार दिया होगा दोस्तों आपने तनोट को भी। तो आगे आ जाओ। आगे हम किसको पढ़ेंगे दोस्तों? आगे हम जिसको पढ़ेंगे वो है मंडोर। मंडोर के अंदर आपने देखा होगा कि रावण की चौरी बनी हुई है। राजा मंदोदर की ये क्या थी? क्षेत्र था। तो अभी पढ़ते हैं मंडोर। लो दोस्तों, मंडोर की बात करें तो मंडोर का राजा कौन था? मंदोदर था। मंदोदर। और मंदोदर की बेटी थी जिसका नाम था मंदोदरी। और मंदोदरी के साथ रावण ने विवाह किया था यहीं पर। तो बताओ, रावण गो ससुराल किसो है? राजस्थान है। और अठू मंदोदरी ने ले गयो रावण। आज भी मंडोर के अंदर रावण की चौरी है, और रावण का क्या है? मंदिर है दोस्तों। रावण की चौरी और रावण की मंदिर यहीं पर है। कहाँ पर है? रावण की पूजा होती है, बड़ी भव्य अर्चना से पूजा होती है रावण की। तो मंडोर दुर्ग का निर्माण यदि देखें तो वो किसने करवाया था दोस्तों? कक्कुक ने किया था। कक्कुक ने इसका निर्माण किया था, लेकिन बाद में जाके
कुंभा ने भी इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो कुंभलगढ़ को हमने पढ़ ही लिया और आज हमने किसको पढ़ लिया, मंडोर को पढ़ लिया, तनोट को पढ़ लिया, औवा और बसंतीगढ़ को पढ़ लिया, यहाँ पर भोमट को पढ़ लिया, बाणासुर, अचलगढ़, इनको पढ़ा हमने। कवि श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ था उसके आधार पर हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक इमारत है, बड़ी भव्य इमारत है, उसका नाम क्या है और कैसे। अब देखो हम पढ़ते हैं विजय स्तंभ, नाम लिख देता हूं मैं, विजय स्तंभ। लो दोस्तों, कट्ठे ही कोई प्रॉब्लम को नहीं था, विजय स्तंभ में प्रॉब्लम कदे ही को नहीं आवे, लेकिन कुंभा के अकॉर्डिंग हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें पढ़ना है। स्थापत्य कला में हम जरूर इसको अच्छे बेटर तरीके से पढ़ेंगे जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। हमारा एक ही लक्ष्य है, परीक्षा में इम्पोर्टेंट बातें इतिहास के अंदर संक्षिप्त रूप में करवाई जाए, लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति को भी देखते हुए, वर्तमान शिक्षा नीति को देखते हुए अब ध्यान रखिए, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है, 9 तक की गिनती हुआ, 9 तक की ध्यान रखना। एक क्या है, 1 रुपये की डाक टिकट जारी की थी इस पर। अब थारू प्रश्न है कद, तो याद रखिए 15 अगस्त 1949 ने जारी करी। 15 अगस्त 1949 को एक से ध्यान रखना, 1 रुपये की डाक टिकट जारी की थी विजय स्तंभ पर। अगलो देखो 2 अंक है दोस्तों, जल्दी कमेंट किया, 2 अंक है, 2 एक ही चीज है, 1 फिर 2 फिर 0, 1 फिर 2 फिर 2। ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और ये ऊंचाई किस में है दोस्तों, ये ऊंचाई है इसकी फीट में। ज़्यादातर किताबें ये बोलती है कि इसकी ऊंचाई 120 फीट है, लेकिन कुछ किताबें ये भी बोलती है कि 122 है। दोनों कभी नहीं आएगा, आएगा तो एक आएगा, हरियाणा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ कंफ्यूज में मत जाना चाहिए। और तीनों के दोस्तों की कौनती है पीछे बिंदी, 30 फीट क्या है इसकी चौड़ाई है, आएंगी के दोस्तों चौड़ाई है, ये चीज को ध्यान रखा। चारों के दोस्तों याद रखा 1440 से लेकर 1448 में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। 1440 लेकर 1448 तक किंगो निर्माण हो, किंगो विजय स्तंभ को। आगे 5 की को नहीं, हाँ ध्यान रखिए 5 ने तन छोड़ना पड़ेगा, बस 5 ने छोड़ दिया कोई दिक्कत को नहीं। 6 के दोस्तों याद रखो 1460 है, क्या हो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी, किन लिखी, एक तो महेश हो और एक महेश को पापा अत्री हो। अत्री ने शुरू की और महेश ने क्या की थी, पूरी की थी, हम साहित्य में पढ़ के आए। 7 के है दोस्तों याद रखो, 7 के है 175 क्या है इसमें दोस्तों, सीढ़ियाँ हैं, 175 सीढ़ियाँ है दोस्तों इसके अंदर। 7 के याद रखोगा, हाँ 7 याद रखोगा 157, सॉरी 175 नहीं 157 हुआ वो, 175 तो 5 से आता दोस्तों। 7 के 157, 157 के है दोस्तों इनमें सीढ़ियाँ। एक बात और ध्यान रखिया, 1857 कौन था शासक, स्वरूप सिंह, कटेगो मेवाड़ गो। इंगे टाइम के हो विजय सिंह पर के गिरगी, विजय स्तंभ पर के गिरी बिजली, और बिजली गिरने से स्वरूप सिंह ने क्या किया था, इसका करवाया था पुनः निर्माण। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, पुनः निर्माण किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने। कब करवाया, 1857 में के गिरी, बिजली गिरी। ठीक है दोस्तों, अब आज जो थे 8 कन के पर आ गया 8 एक चीज याद रखिया, 8वीं जी की मंजिल है नहीं, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है दोस्तों 8वीं पर। 8 कोई मूर्ति नहीं है, 8 सारे अभ्यर्थी है अच्छे लेवल के पढ़ने वाले, मूर्ति कोई नहीं 8।
9 ऊँके है, याद रखा। और 9 मंजिला है। कितना मंजिली है दोस्तों? 9 मंजिला है। और तीसरी जी की मंजिल है बी पर 9 बार अल्लाह को नाम भी लिखे हुए। 9 नाम की वस्तुएं एक दिन एक पीरियड में सारे में करवा दूंगा कि 9 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इतो ध्यान रखा। पहली गिनती याद करनी है था। 1 रुपए की डाक टिकट जारी 15 अगस्त 1949 को। फिर 120 या फिर 122 फीट ऊंचाई है। बी उबाद में 30 फीटिंग की चौड़ाई है। 40 से 48 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। एक बात और आप देखी, इनको निर्माण पूरा हो गया कब? 1448 में। तो 1448 से लेकर 1458 तक निर्माण हुआ था। कमेंट करो जल्दी, किसका? जल्दी कमेंट करो और बताओ किसका निर्माण हुआ था 1448 से लेकर 1458 के मध्य। तो इसके अलावा हम देखते हैं ये 60 में क्या हुई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश और अत्री ने लिखी थी। 157 सीढ़ियां हैं। 8वीं मंजिल पर कोई किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। और 9वीं मंजिलें हैं कुल। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह का नाम भी है। और 1857 में स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे और उस समय बिजली गिर गई स्तंभ पर। और बिजली गिरने के कारण स्वरूप सिंह को मौका मिल गया और उसने क्या कर दिया? इसका पुनः निर्माण किया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सबसे आसान मैंने तरीका बताया दोस्तों आपको। इसकी अंक तालिका या गिनती को याद करने के लिए आप 1 से लेकर 9 तक याद कर लो, तो कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप में आने वाली नहीं है दोस्तों। अब देखो आगे, इंगा उपनाम की है गुरुजी, बिल्कुल बतावांगा। किंगा कवि ने याद रखा थे। पहली तो कवि ने याद रखा, की ने याद रखोगा? कवि को याद रखना बस, कई प्रॉब्लम नहीं है। वी 3 बार लिख लो। एक तो कै पर याद रखा के दोस्तों? कीर्ति स्तंभ इन्हीं के वहां पर, इसी को क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। कई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों याद रखा? कर्नल जेम्स टोड, किसो टोड है? कर्नल जेम्स और टोड। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इसकी तुलना करता हूं मैं। तुलना कहते हैं ना गुरजीत है, तो कालू राम की तुलना जो है वह भजन लालू करने लग रहे हैं, तो ये तुलना है। तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? इसकी तुलना करता है किससे? कुतुब मीनार से। ये ध्यान रखना, कैप और कर्नल जेम्स टोड, कैप और कुतुब मीनार। अब दूसरी याद रखा कवि जी को है, कर्नल जेम्स टोड ने याद रख लिया। कवि फरार हो गया, फर्गूसन। कौन? फर्गूसन। अब वो फर्गूसन के करने लग रही हो, देखो कहते हैं ना तू फरार हो गई रो रो कर। रोम में एक टार्जन टावर है। कहां पर? रोम के टार्जन टावर से। किससे? रोम के टार्जन टावर से इसकी क्या करते हैं? वो इसकी तुलना करते हैं। दोस्तों ट्रिक एक ऐसा माध्यम है, जब भी कोई रोए तो याद रखना रो भले ले, लेकिन रोकर फरार मत हो जाना। तो याद रखना फर्ग्यूसन ने क्या लिखा था? किसकी तुलना किसके साथ? विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। बस ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें याद रखना, एनी टाइम याद रखना। कवि तो एनी टाइम याद ही रखता। और वी पर है देखो विष्णु स्तंभ। इसको क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ कहते हैं। इन्हीं आप कह दिया विष्णु ध्वज कह दिया, कोई दिक्कत को नहीं। विष्णु ध्वज कह दो, लो कह दिया मैंने, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु स्तंभ बोलो चाहे विष्णु ध्वज बोलो। और वी पर इन बोलो विक्ट्री टावर। लो दोस्तों विक्ट्री टावर बोलो इन, चाहे कोई प्रॉब्लम को नहीं। वी पर क्या है दोस्तों? देखो वी पर है विजय स्तंभ। इन तो आप पढ़ने नहीं लग रहा। जय से निकाल लेना, जय स्तंभ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? जय स्तंभ भी इसी को कहते हैं। ये कुछ उपनाम है जो हमने ट्रिक से पढ़ा है। इसके अलावा देखो क्या है? संगीत भव्य चित्रशाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ले लिया होगा दोस्तों। और अब और नाम क्या है इसके? अब और नाम है देखो कि
मूर्तियों का अजायब घर इसी को कहते हैं, और शब्दकोश, मूर्तियों का अजायब घर और शब्दकोश इसी को कहते हैं। इसके अलावा देखो, हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश। हम जल्दी से इसको समेटेंगे दोस्तों, और जल्दी से इसको समेटेंगे। जब स्थापत्य कला आएगा तो और पढ़ेंगे, हमें एक बार शासक पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो, ये प्रतीक चिन्ह किस किस के मानेंगे। एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जब भी आप किताब खरीदोगे तो इस किताब पर ये बनाया हुआ होगा, इस आकृति के अंदर देखो ऐसा, ये है वृत्ताकार आकृति। किस आकृति में? विजय स्तंभ आपका वृत्ताकार है, आपका विजय स्तंभ, इस बात पर ध्यान देना। अगला प्रतीक किसका है? राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन लगा होता है, उस स्लोगन पर देखना आप, उसका भी प्रतीक है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। और हमारे पास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनका भी प्रतीक है ये। और इसके अलावा यदि हम देखें तो इसका नाम आता है संगीत एवं चित्रशाला। संगीत एवं चित्रशाला किसने कहा? तो याद रखना, डॉक्टर सैफ और संगीत सैफ और सीमा राठौड़ ने इसे ये संज्ञा दी है। संगीत एवं चित्रशाला की अनोखी इमारत के रूप में किसने संज्ञा दी है? तो डॉक्टर सीमा ने दी है। सैफ और संगीत, सैफ और सीमा। अगली एक और, हिंदू देवी देवताओं से सजा, हिंदू देवी देवताओं से सजा व्यवस्थित संग्रहालय। व्यवस्थित संग्रहालय किसने कहा? तो याद रखना, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये आपके सामने कि हिंदू देवी देवताओं से सजा व्यवस्थित संग्रहालय किसने कहा है? तो याद रखना, ये किसने कहा दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। एक और बात आती है इसी के बारे में कि पौराणिक देवताओं, किसका? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, अमूल्य कोश किसने कहा? तो G.H. ओझा साहब ने कहा है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कोटेशनों को याद कर लेना। पहली कोटेशन क्या थी? जल्दी से कमेंट करके बताना मेरे को। पहली कोटेशन क्या थी? कि संगीत व चित्रशाला की अद्भुत इमारत किसने कहा? सीमा राठौड़ ने कहा। उसके बाद हिंदू देवी देवताओं से सजा व्यवस्थित संग्रहालय किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। उसके बाद पौराणिक देवताओं की अमूल्य कोश किसने कहा दोस्तों? एफ और अमूल्य कोश, एफ और ओझा साहब ने कहा है। आपसे प्रश्न यह है, इधर आ जाओ, कि मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा? मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को कि मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा। मैं जब तक इसमें इंक डाल रहा हूं तब तक कमेंट करो दोस्तों, जल्दी कमेंट करो, मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा। इस क्लास को जल्दी से पूरा करना है दोस्तों। यहां तक उतार लिया होगा, कोई मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों आपकी। आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आगे। जल्दी से क्या देखना है? दो चीजें। एक तो हमारे सामने क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन और कीर्ति स्तंभ। और एक हमारे पास कौन सा है? एक हमारे पास है चौमुखा मंदिर, जिसे चतुर्मुखी जैन प्रसाद कहते हैं। चतुर्मुखी जैन प्रसाद मंदिर, चौमुखा मंदिर, और एक हमारे पास है जैन कीर्ति स्तंभ। याद रखना, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? जैन जीजा एक व्यापारी था, और उसका नाम था जैन जीजा बघेरवाल। इनको किन करवायो? बघेरवाल करवायो।
तो जल्दी से आओ कमेंट करो, इसका किसने करवाया? ये भी एक जैन व्यापारी था और उसका नाम क्या था? धरणक शाह ने करवाया था। इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। और जब भी प्रश्न आए इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो याद रखना इसका करवाया था 1439 में। कीर्ति स्तंभ बनना शुरू हुआ था कब? 1440 में, और 1439 में ये घटना हुई। और देखो क्या है, और यदि पूछे ये कितने मंजिल है, तो याद रखना ये मंजिल तो कितने हैं दोस्तों? 7 मंजिल है। और इसकी ऊंचाई पूछे तो याद रखना 75 फीट क्या है दोस्तों इसकी ऊंचाई। किसको समर्पित है दोस्तों? जैन गुरु आदिनाथ को समर्पित है। किसको दोस्तों? जैन गुरु आदिनाथ को समर्पित। 5 मंजिला है और 75 फीट है। इसकी यदि बात करें तो कितने खंभों पर है ये? 1444 खंभों पर है, इसलिए इसको खंभों का अजायबघर कहते हैं, रणकपुर पाली को। ये रणकपुर मंदिर की बात हो रही है। कौन सा? रणकपुर मंदिर, रणकपुर जैन मंदिरों की बात हो रही है ये। और इसके अलावा इसका वास्तुकार पूछे तो याद रखना दोस्तों कौन था? देपाक। वास्तुकार कौन था दोस्तों? देपाक था। तो यहाँ तक आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एक बात ध्यान रखना कि जो विजय स्तंभ था, कौन सा दोस्तों? विजय स्तंभ, उसके यदि पूछे कि वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना। उसके थे जेता, नापा, पोमा और पूंजा था। जेता, नापा, पोमा और पूंजा विजय स्तंभ के क्या थे? वो कीर्ति स्तंभ था। ये जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों। दोनों चित्तौड़ में ही पड़ते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हम भी एक जोश और खरोश के सामने आपके सामने उपस्थित रहें। तब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रेम हमारे साथ रहता है। तो इस तरीके से इनको उतार लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाया करो। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत आज के लिए।